Good morning, everyone. Welcome back to social science class. Dear students, today we will continue the next topic of chapter 9, establishment of company rule in India, and the topic is conquest of Bengal. In our last video, we had learned about the three Carnatic wars which were fought between British East India Company and French East India Company, and finally British East India Company won the wars and gained the monopoly of trade in South India. And after that they move or they switch to eastern sides, and they came in the new state Bengal, and Bengal was the independent state of that time, and Alivardi Khan was the Nawab of Bengal. So let's start the reading of this topic. The British wanted the control of rich province of Bengal. ब्रिटिश जो चाहते थे कंट्रोल करना, क्योंकि ये रिच प्रोविंस थी बंगाल। बंगाल में देखो रिवर जो थी वो हर साल सेडिमेंट्स लेकर आती थी, इसलिए जो रिवर बंगाल रीजन था, रिवर की वजह से फर्टाइल रीजन था, बहुत बेस्ट एग्रीकल्चर होती थी। और इसके अलावा उसके साउथ पार्ट में जो है, ईस्ट पार्ट में मिनरल्स वगैरह थे, और साउथ में क्या थी, एक पोर्ट थी, हुगली और कोलकाता पोर्ट। तो यहाँ पर ब्रिटिश लोगों के लिए काफ़ी धन संपदा थी और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, क्योंकि वहाँ पर जो पोर्ट था वो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल था, और रॉ मटेरियल को, ठीक है, इंग्लैंड के पास जो है थ्रू शिप्स बाय सी रूट वो इंग्लैंड में जो नीड थी उसको फुलफ़िल कर सकते थे। तो बहुत सारे उनके एम्बिशंस जो थे यहाँ पर फुलफ़िल हो रहे थे, इसलिए उन्होंने मूव किया बंगाल की तरफ। और जब उन्होंने बंगाल की तरफ मूव किया तो वहाँ पर अली वर्दी खान, वो बंगाल का नवाब था और बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी थी, वो वॉरियर भी था और ब्रेव रूलर भी था। ही हैड फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ कीपिंग द यूरोपियन मर्चेंट्स अंडर कंट्रोल बट आफ्टर हिज डेथ। अब उसने क्या किया, अपने टाइम में तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो यूरोपियन मर्चेंट्स थे उनको बिल्कुल दूर रखा, किस चीज़ से, अपने कंट्रोल में रखा, और उनको दूर रखा कि वो यहाँ पर मोनोपोली के लिए कोई युद्ध ना करें जैसे उन्होंने साउथ इंडिया में किया था। यानी कि उनको पूरी तरह से कोई भी खुली छूट नहीं दी थी, उनको अपने कंट्रोल में रखता था, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ थी उनको चेकआउट करता रहता था। लेकिन उसकी डेथ के बाद उसका जो ग्रैंडसन था सिराजुद्दौला, वो नवाब बना बंगाल का, और ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सटेंडिंग द फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकाटा, नाउ कोलकाता, ये ओल्ड नेम है कैलकाटा। सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा यानी नवाब बना, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि अभी ये इसने स्टार्ट किया था, नया नया राजा बना था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी फोर्टिफिकेशन को एक्सटेंड करने के लिए कलकत्ता के अंदर काम शुरू कर दिया। मीनवाइल सिराजुद्दौला ट्रूप्स टू कवर कैलकाटा। कैलकाटा जो था 3 विलेजेस को मिलाकर इन्होंने बनाई थी अपनी एक कॉलोनी। वो एरिया था जहाँ रूरल जो है एरिया को कहा जाता था। 3 गाँव को मिलाकर इन्होंने क्या बनाया था, कैलकाटा। तो जैसे ही नवाब को खबर मिली कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी है, तो उसने क्या किया, अपनी ट्रूप्स को, अपनी सेनाओं को कैलकाटा भेजा और कैलकाटा को अपने कब्जे में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव सेट आउट फ्रॉम मद्रास विद एन आर्मी। अब जैसे यहाँ पर जो भी ब्रिटिश ट्रूप्स थी उनको जो है सीज़ कर लिया गया और उनकी एक्टिविटीज़ को रोक दिया, तो रॉबर्ट क्लाइव जो साउथ में ही था, गवर्नर था, मद्रास से उसने क्या किया, 900 जो यूरोपियन
आर्मी मैन थे और 1200 सिपाही जो इंडियंस थे उनको कलकत्ता भेजा। आर्म और ट्रेन, उनको ट्रेन किया यूरोपियन स्टाइल ऑफ वारफेयर में और रिकैप्चर कर लिया उन्होंने कलकत्ता। यानी कि उन सिपाहियों को पूरी ट्रेनिंग दे रखी थी जो ब्रिटिश स्टाइल से, जो यूरोपियन स्टाइल से वो युद्ध करना जानते थे और बड़े इजीली उन्होंने सिराजुद्दौला को हिरा दिया और कलकत्ता को रिकैप्चर कर लिया। नेक्स्ट है बैटल ऑफ प्लासी। ये भी बंगाल के अंदर ही जो है घटना घटती है। और बैटल ऑफ प्लासी कब होती है बेटा? इट वाज टुक प्लेस इन 1757। इट वाज द फाउट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रॉबर्ट क्लाइव एंड द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला। प्लासी एक एरिया है तो वहाँ पर युद्ध हुआ, इसीलिए इसको बैटल ऑफ प्लासी बोल दिया। बिटवीन कलकत्ता और मुर्शिदाबाद, ये कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच में एक एरिया है प्लासी। वहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना में युद्ध होता है। मीर जाफ़र हु वांटेड टू बिकम द नवाब ब्राइब्ड इंडियन सोल्जर टू थ्रो अवे देयर वेपन्स। अब यहाँ पर फिर देखो, रॉबर्ट क्लाइव एक गेम चेंजर था। जैसे साउथ में उसने पूरी गेम को चेंज कर दिया था, यहाँ भी उसने क्या किया, जो मीर जाफ़र सेनापति था सिराजुद्दौला की सेना के अंदर, तो सेनापति हेड था, उसी को ही क्या किया, ब्राइब कर दिया। यानी कि उसको लालच दिया, रिश्वत दी कि आप हमारा साथ दो युद्ध के अंदर। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि जब युद्ध होगा तो मीर जाफ़र क्या करेगा, वो बिल्कुल साइलेंटली खड़ा रहेगा और सपोर्ट करेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इसके बदले में जब सिराजुद्दौला युद्ध हार जाएगा तो उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। तो इसके मन में लालच आ गया, क्योंकि ग्रीड जो है ना, कहते हैं बहुत बुरा, लालच बहुत बुरा होता है। अब इसको लगा कि मैं कहाँ सेनापति और कहाँ मुझे एक ऑफ़र आ रही है कि वो नवाब बन जाएगा, क्योंकि नवाब का जो रुतबा है बहुत बड़ा है और उनका जो लाइफस्टाइल है बहुत शाही होता है। तो इस चीज़ का जो लालच मीर जाफ़र को आ गया। जैसे ही युद्ध शुरू होता है तो एक साइड में से जो मीर जाफ़र था वो सेना को लीड कर रहा था, तो वो साइलेंट खड़ा रहा। उसने सोल्जर्स को बोला कि अपने जो वेपन है वो बिल्कुल चलाएंगे नहीं। तो क्लाइव इजीली वन द बैटल। अब जब सेना ही शस्त्र नहीं चलाएगी तो युद्ध तो नेचुरली है, हारेंगे ही। तो सिराजुद्दौला बेचारा लड़ता रहा, उसने पूरी अपनी शक्ति से, पावर से युद्ध को लड़ा, बट वो जो है हार गया। क्लाइव बड़े आसानी से युद्ध जीत गया। ब्रिटिश कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन इन बंगाल बाय मेकिंग मीर जाफ़र द नवाब ऑफ बंगाल। अब ब्रिटिश जो थे, अब उनको बड़ी आसानी से एंट्री मिल गई बंगाल के अंदर। उनकी जो पोजीशन थी बड़ी कंसोलिडेटेड यानी कि मजबूत हो गई जब उन्होंने मीर जाफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। अब ये क्या था, एक पपेट था, क्योंकि ये किनकी हेल्प से बैठा था, अंग्रेज़ों की हेल्प से। तो जब अंग्रेज़ों ने इसको हेल्प की और सिर्फ एक प्रॉमिस किया कि इसको नवाब बना देंगे, लेकिन जब वो नवाब बनेगा तो बहुत सारी शर्तें इसको माननी पड़ेंगी। ठीक है, वो शर्तें यहाँ नहीं बताई गई कि उसको एक लालच दिया कि अगर वो हेल्प करता है तो इसके बदले में जो ब्रिटिश है उसको ट्रूप्स देंगी, उसको नवाब बना देंगी, लेकिन उसके बदले में क्या गिफ्ट देना पड़ेगा, लार्ज सम्स ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा धन दौलत, और 24 परगनास ऑफ बंगाल टू दी ब्रिटिश। ये उन्होंने प्रॉमिस लिया कि जब आपको बंगाल का नवाब बना देंगे तो आप उसके बदले हमें क्या गिफ्ट दोगे। तो उन्होंने क्या मांगा, बहुत ज़्यादा धन और 24 परगनास यानी विलेजेस, जो बंगाल के बहुत रिच विलेजेस थे, उन विलेजेस का जो नियंत्रण था, जो कब्जा था, किनको मिल गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब जो प्रॉस्पर्स एरिया से जहाँ पर खेती बाड़ी अच्छी होती थी, ठीक है, रिसोर्सेज अच्छे थे, वो सारे इन्होंने ले लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, और इसके अलावा भी युद्ध जीतने पर एज अ गिफ्ट बहुत सारा जो अमाउंट था मीर जाफ़र ने
अंग्रेज़ों को दिया। बट मीर जाफ़र कुड नॉट फुलफ़िल द कॉन्स्टेंट डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस और भी रखी थी कि जो राजा है, जो बंगाल का नवाब है, वो किसी भी राजा के साथ संधि नहीं कर सकता, ये कंडीशंस थी। ठीक है। दूसरी सब्सिडरी जो आगे पढ़ेंगे हम कंडीशंस क्या होती है। सहायक संधि, सहायक संधि जो स्वीकार करने वाला पहला ये नवाब था मीर जाफ़र। और दूसरी शर्त रहेगी कि जो भी आर्मी होगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जो भी आर्मी होगी, उसका सारा खर्चा नवाब को देना पड़ेगा। 24 परगने का जो भी टैक्स है, लगान है, रेवेन्यू है, वो कलेक्ट कौन करेगा? नवाब, यानी नवाब करवाएगा। और जितनी भी कलेक्शन होगी वो सारा पैसा किसको दिया जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। इसके अलावा कोर्ट के अंदर, यानी कि जो नवाब का दरबार था, उसमें जो 2 रेजिडेंट, जो 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजा रखेगा। यानी कि निगरानी के लिए 2 जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको अपॉइंट कर दिया कोर्ट के अंदर, ताकि वो हर एक एक्टिविटी की खबर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देता रहे। यानी कि मीर जाफ़र ने लालच में आकर गद्दी तो संभाल ली, नवाब बन गया, लेकिन उसका जो आउटकम था वो उसको बाद में समझ आया, जब उसको ये रियलाइज़ हुआ ही वाज ओनली द पपेट इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। तो ये बहुत बाद में उसको समझ आई कि वो तो एक कठपुतली बन के रह गया। ही वाज ओनली द पपेट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, जैसे वो कहेंगे वैसे मुझे करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, जो है मीर जाफ़र ने लगातार जो डिमांड बढ़ रही थी ब्रिटिशर्स की, उसको पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि इतनी बड़ी मिलिट्री का खर्चा उठाना, उनके खाना पीना, उनका रहना, उनको रेजिडेंस देना, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था और इतने रिसोर्सेज उसके पास नहीं थे, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है। सो दे इंस्टॉल्ड हिज सन इन लॉ। अब देखो, इनका तो एक ही रूल था, डिवाइड एंड रूल, भी डिवाइड करो और फिर रूल करो। ये पॉलिसी जो थी अंग्रेज़ों ने अडॉप्ट की थी। अब यहाँ पर देखो, मीर जाफ़र को लालच दिया, सिराजुद्दौला को हरा दिया। अब जब भी मीर जाफ़र ने उनकी कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं किया, तो मीर जाफ़र को हटाने के लिए क्या किया, उसके सन इन लॉ को, मीर कासिम को, बंगाल का नवाब बना दिया। ही ग्रांटेड इक्वल ट्रेड फैसिलिटी टू द ब्रिटिश। अब इससे भी कुछ कंडीशंस बनवा ली, कि कुछ शर्तें रखी कि जब उसको जो नवाब बनाया जाएगा तो वो उसके बदले में कुछ ट्रेड फैसिलिटीज़ उसके एरिया में देंगे, जिसमें ब्रिटिश और इंडियन मर्चेंट्स जो हैं इक्वल जो है ट्रेड फैसिलिटी, जो इंडियंस को, व्यापारियों को फैसिलिटी है, वही ब्रिटिश मर्चेंट्स को फैसिलिटी मिलेगी। ये प्रॉमिस ले लिया। दिस अनॉयड, अनॉयड क्या होता है? एंगर्ड करना, गुस्सा दिलाना। द ब्रिटिश एंड दे अटैक्ड हिम। मीर कासिम टुक रिफ्यूज़ एट अवध विद शुजाउद्दौला, वेयर मुग़ल एम्परर शाह आलम वाज आल्सो टेकिंग रिफ्यूज़। अब यहाँ पर शुजाउद्दौला कौन है? मुग़ल एम्परर है, शाह आलम। अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। जैसे ही मीर कासिम ने रिफ्यूज़ कर दिया, मीर कासिम को नवाब बना दिया, बट उसने कहा कि मैं तुम्हारी कोई कंडीशंस नहीं मानूंगा, तो मीर कासिम ने भी उनको धोखा दे दिया। अब चाल तो चली, उन्होंने कॉन्स्पिरेंसी की, बट मीर कासिम ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। और फिर मीर कासिम के साथ अंग्रेज़ों ने एक युद्ध की घोषणा की, और उधर से जो शुजाउद्दौला था अवध का नवाब, वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं करता था, और मुग़ल एम्परर शाह आलम, इन तीनों ने मिलकर अपनी एक जॉइंट आर्मी बनाई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बैटल ऑफ बॉक्सर किया। ठीक है। तो ये जो डिवाइड एंड रूल्स देखो, नवाब, जो नवाब इंडियन नवाब थे उनको हटाकर खुद ब्रिटिश जो थे नवाब बनना चाहते थे। अब यहाँ पर बैटल ऑफ बॉक्सर होती है 1764 के अंदर। क्या होता है इसमें? द बैटल ऑफ बॉक्सर वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडियन की हिस्ट्री में ये जो बैटल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद एकदम से
जो रूलिंग सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें चेंज आ जाता है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज विक्ट्री इन दिस बैटल इस्टेब्लिश ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन बंगाल प्रेसिडेंसी एंड सबसिक्वेंट एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल ऑल ओवर द इंडिया। देखो पहले वो साउथ में जो है एरिया पूरा उन्होंने कैप्चर कर लिया, सीज कर लिया, और उसके बाद ये ईस्ट में बंगाल में आए और यहाँ का एरिया भी कब्जे में ले लिया। और यहाँ पर वो इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा करने के लिए क्या किया, बंगाल से मूव किया, बिहार और यूपी और दिल्ली तक वो अपने एम्पायर को उन्होंने एक्सपेंड कर लिया था। तो धीरे धीरे सबसिक्वेंटली उन्होंने एक्सपेंशन करनी शुरू कर दी। मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज़ टू बी अ पपेट इन दी हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। मीर कासिम ने देखो रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली नहीं रहेगा बनकर। ही वांटेड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बंगाल, वो पूरे बंगाल का कंट्रोल चाहता था। ही वांटेड टू चेक द ग्रोइंग पावर ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ऑफिसर्स जो है उनकी मोनोपली थी, उनकी पावर जो बढ़ रही थी उसको वो रोकना चाहता था। इट रिजल्टेड इन अ कॉन्फ्लिक्ट। फिर इससे क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला कि इनका आपस में युद्ध हुआ, क्योंकि ब्रिटिश की हेल्प से ही मीर कासिम बंगाल का नवाब बना था, लेकिन उसने किसी भी तरह की हेल्प करने से रिफ्यूज़ कर दिया। अब इसका क्या रिज़ल्ट निकला कि एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वॉर हुआ और लेड टू दी बैटल ऑफ बॉक्सर नाउ इन बिहार। तो बैटल ऑफ बॉक्सर, बॉक्सर जो एरिया है वो बिहार के अंदर है, वहाँ पर दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। ठीक है। द बैटल वार फाउट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वन साइड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, और इसको कौन लीड कर रहा था, मेजर हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ थी आर्मीज़ मीर कासिम, शाह आलम सेकंड जो मुग़ल एम्परर था, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था। ठीक है। तो इन दोनों जो पार्टीज़ में युद्ध हुआ। बैटल वाज बेनिफिशियल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो पूरी ताकत लग गई, 3 नवाब जो थे उन्होंने मिलकर एक आर्मी बनाई, सेना तैयार की, और इतनी विशाल सेना भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गई। तो इस हार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज़्यादा पावर मिली और ये युद्ध उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था, बहुत ज़्यादा इससे प्रॉफिट हुआ, एक्सपेंशन हो गई पावर की ईस्ट इंडिया कंपनी की। इट गेन द रूल एंड द दीवानी, दीवानी मीन्स द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल विच इंक्लूडेड बिहार, उड़ीसा और अवध। बिहार, बंगाल और उड़ीसा, यहाँ 3 इलाकों की, 3 एम्पायर्स की जो कलेक्शन की, जो रेवेन्यू की कलेक्शन थी वो इनको मिल गई। यानी कि वहाँ का जो पूरी तरह से कंट्रोल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया, और तीनों एम्पायर का जो पैसा था वो अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया। तो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए बंगाल की विक्ट्री के बाद। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। ड्यूअल गवर्नमेंट क्या होती है, डबल पॉलिसी, ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। तो बंगाल के अंदर जब इन पूरी तरह से बंगाल अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया तो उन्होंने वहाँ पर एक ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट की। 1765 में बॉक्सर की, जो 1764 में बॉक्सर की लड़ाई होती है और वो जीत जाते हैं। तो यहाँ पर 72 तक बंगाल के अंदर एक ड्यूअल गवर्नमेंट चलती है। क्या होता है ड्यूअल गवर्नमेंट में, राइट टू कलेक्ट दीवानी बाय द ब्रिटिश बिगन ए ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। जैसे ही दीवानी, जो राइट टू कलेक्ट ऑफ दीवानी मिल गया, यानी पूरा लगान का अधिकार ब्रिटिश लोगों को मिल गया, तो वहाँ ड्यूअल गवर्नमेंट की स्टार्टिंग हो गई। नवाब लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, जो बंगाल का नवाब बनाया गया वो पूरी तरह से कठपुतली था अंग्रेज़ों की। तो इसमें ड्यूअल गवर्नमेंट में क्या रहेगा, देखो राजा तो देखो इंडियन ही बनाया उन्होंने, यानी कि नवाब तो इंडियन रहेगा, और वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का जो है देख रेख करेगा।
यानी कि पूरी ड्यूटीज़ उसकी। और कंपनी क्या करेगी, आर्मी के ऊपर कंट्रोल करेगी, जो भी जुडिशरी है यानी कि न्यायपालिका जो थी वो उनके कंट्रोल में रहेगी। और रेवेन्यू कलेक्शन, जो भी पैसा कलेक्ट होगा लगान के रूप में, टैक्स के रूप में, वो अंग्रेज़ों को दिया जाएगा। यानी कि जितनी भी पावर थी उन्होंने अपने पास रख ली, ड्यूटीज़ नवाब को दे दी। जो भी फर्दर नवाब बना बंगाल का तो उसकी सिर्फ ड्यूटी रह गई। जो राइट्स थे वो सारे किसने ले लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। दिस अरेंजमेंट गेव इमेंस पावर। अब इससे क्या हुआ, उन्हें और भी बल मिला टू द ब्रिटिश विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, यहाँ के लोगों की जो है केयर करनी है, उनके लिए कोई डेवलपमेंट वर्क्स करने हैं, ऐसी किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। सिर्फ जो पैसा था कलेक्शन का वो अंग्रेज़ों के पास रहेगा, आर्मी उनकी होगी, जुडिशरी उनकी होगी। यानी टोटली कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। और जितने भी ड्यूटीज़ हैं वो सारी नवाब करेगा। तो इससे क्या हुआ, उनको और भी बल मिला, ताकत मिली। बट द जनरल पब्लिक सफ़र्ड। लेकिन इससे क्या हुआ, जो आम लोग थे, जो जनरल पब्लिक थी, वो बड़ी जो है सफ़र्ड हो रही थी, बहुत उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इन दी बंगाल फेमाइन। 1770 में बहुत बड़ा बंगाल के अंदर फेमाइन आया। फेमाइन क्या होता है, अकाल, यानी कि कुछ भी प्रोडक्शन ना होना, खाने पीने की भी लाले पड़ जाना, कमी हो जाना ग्रेन की। तो इस सिचुएशन को कहते हैं फेमाइन। बट द कंपनी डिड नॉट हेल्प द विक्टिम्स। लोग भूखे मर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे इस फेमाइन में मर गए, लेकिन कंपनी ने उन लोगों के हेल्प के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाया। और नवाब जो था डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज। अब ड्यूटी तो देखो राजा की है, राजा के अंडर जो प्रजा है अगर उसको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो राजा ही उनको दूर करता है। अब राजा के पास तो कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई राइट नहीं है, सिर्फ ड्यूटीज़ हैं कि वो अपनी प्रजा को जैसे मर्जी टॉर्चर करके रेवेन्यू कलेक्ट करे और जो ट्रेजरी है, खजाना जो है अंग्रेज़ों को भरता रहे। अब अंग्रेज़ कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं थे क्योंकि वो तो नवाब नहीं थे, राजा नहीं थे। अब सारी ड्यूटी नवाब की थी, नवाब के पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो जो पब्लिक थी वो अपने राजा से भी परेशान थी और ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से भी परेशान हो चुकी थी। इन 1772 वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर ऑफ बंगाल अबॉलिश द ड्यूल गवर्नमेंट। अब 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का नवाब बनता है और उसने क्या किया, यहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया और टोटली कंट्रोल जो था बंगाल का अपने हाथ में ले लिया। यानी कि वारेन हेस्टिंग्स ने तो दिखावा भी नहीं किया। अब उससे पहले जो गवर्नर थे उन्होंने ये दिखावा तो किया, कम से कम वहाँ के लोकल जो राजा थे उनको ही राजा बनाया। तो इसके आते ही इसने क्या किया, ख़त्म कर दी ड्यूल गवर्नमेंट और सीधा जो कंट्रोल था अपने हाथ में ले लिया। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।